Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज कहानी है एक चिट्ठी की। एक चिट्ठी सामने आई है, सामने भी नहीं आई है, सामने लाई गई है। अभी तक किसने देखी है किसने नहीं देखी है पता नहीं है, लेकिन तस्दीक हो रही है कि चिट्ठी है। और ये खबर समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने निकाली है खोज कर कि रिलायंस ने एक चिट्ठी लिखी है। ख़त कहें कि प्रेम पत्र कहें, उसको समझना होगा, क्योंकि ये चिट्ठी उन्होंने फ्यूचर ग्रुप को लिखी है, फ्यूचर रिटेल को लिखी है, जिनके साथ उनकी सौदेबाजी चल रही थी। लेकिन ये जो तार जुड़ रहे थे, इसमें बाधा डालने आ गया अमेज़ॉन। और अमेज़ॉन यानी दुनिया के सबसे बड़े रिटेलर, उसके मालिक जेफ बेजोस, उनको एक तरह का बड़ा अजीब सा झटका लगा भारत में कि वो पूरी कोशिश में थे कि किस तरह वो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील को तोड़वा दें, अटका के रखें। भले ही इस चक्कर में फ्यूचर ग्रुप बर्बाद हो जाए, लेकिन रिलायंस के हाथों में उसे जाने से वो रोकने की हरचंद कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनको उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली गई जैसी हालत हो गई है, क्योंकि रिलायंस ने किया क्या। रिलायंस ने जो फ्यूचर ग्रुप जो दुकानें किराए पे चलाता है, तमाम जगह उसने किराए पे स्टोर्स ले रखे थे, जिनका किराया वो काफ़ी समय से चुका नहीं पा रहा था। वजह साफ़ है, वजह वही है जिस वजह से कंपनी बिक रही है, कंपनी का रिटेल और होलसेल कारोबार बिक रहा था रिलायंस को, कि कंपनी के पास पैसे की कमी थी। और पैसा नहीं होने की वजह से, अपने कर्जे चुकाने में नाकाम रहने की वजह से फ्यूचर ग्रुप अपना यह कारोबार रिलायंस रिटेल को बेचने को राज़ी हुआ था, जिसके लिए वो पहले बहुत समय तक कोशिश करता रहा कि उसे ऐसा न करना पड़े। लेकिन आखिरकार उसको ये धंधा रिलायंस को बेचने पर मजबूर होना पड़ा। और जब वो बेचने की नौबत आई, सौदा हुआ, तो अमेज़ॉन ने बीच में आके टांग अड़ाई और कहा कि नहीं, आप ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट है। खैर, वो कहानी लंबी है, और वो कहानी अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है, नहीं जानते हैं, तो यहीं मेरे पुराने वीडियोस ढूंढ लीजिए, उसमें आपको पूरी कहानी तफसील से मिल जाएगी। लेकिन ताज़ा किस्सा ये है कि रिलायंस ने एक प्राइवेट चिट्ठी में इस बात को सही बताया है कि उन्होंने 25 फरवरी की रात, यानी रातों रात जो फ्यूचर ग्रुप के सारे रिटेल स्टोर्स पे कब्ज़ा किया देश भर में, वो सही था। उनका कहना है कि उनके पास भी कोई चारा नहीं था, और फ्यूचर ग्रुप के लिए भी इसके आगे कोई फ्यूचर यानी भविष्य था नहीं, क्योंकि कंपनी पर कर्ज लगातार इतना बढ़ता जा रहा था कि अगर वो ये काम नहीं करते तो फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस के सामने जो फ्यूचर ग्रुप की देनदारी खड़ी होती, वो इतनी बढ़ गई थी कि अब उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था रिलायंस के लिए भी। पहले रिलायंस ने ये दुकानें उनके मकान मालिकों से, उनके दुकान मालिकों से, जो उनके लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे किराए पर लीं। फ्यूचर ग्रुप ने पहले किराए पे ले रखी थी, फ्यूचर ग्रुप किराया नहीं चुका पा रहा था, और इसकी वजह से वो जो मकान मालिक, जो कहा जाता है, टर्म है, लेकिन वो दुकान मालिक, क्योंकि दुकानों के मालिक हैं, तो दुकान मालिकों ने नोटिस दे रखे थे, तमाम तरह से कोशिशें कर रहे थे, दुकानें खाली करने की भी वो चाहते थे कि खाली हो जाएं, लेकिन आप जानते ही हैं कानूनी कार्रवाई होती है, आसान नहीं होता। तो रिलायंस ने उसका एक रास्ता सुझाया कि भाई, हम ये दुकानें किराए पे ले लेते हैं, हमारा आपका सौदा होने वाला है, हम इनको किराए दे देंगे, आपसे तो हमारा लेन देन अभी होना है बहुत, तो ये भी हो जाएगा साथ में। लेकिन 25 फरवरी को उन्होंने जब अचानक कब्जा कर लिया, तो अमेज़ॉन के हाथों से तो सब कुछ निकल ही गया। भाई, जिस धंधे के लिए लड़ रहे थे अब वो धंधा रहा ही नहीं। बिग बाज़ार का बोर्ड ख़त्म हो गया, बिग बाज़ार के एम्प्लॉयज़ चले गए, और रिलायंस ने वहाँ पर अपना स्मार्ट बाज़ार का बोर्ड लगा दिया। अब अमेज़ॉन ने अदालत में गुहार लगाई, जहां वो मुकदमे लड़ रहा था। बीच में उसने कोशिश की कि नहीं, अब हम लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेते हैं, लेकिन अब दरअसल आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने को या कोर्ट के अंदर सेटल करने को बचा क्या है, ये है सवाल। तो अमेज़ॉन ने अब अर्जी लगाई है कि साहब, रिलायंस पर रोक लगाई जाए। अदालत रिलायंस से कहे कि ये जो स्टोर उन्होंने टेक ओवर किए हैं, जिन पे उन्होंने कब्जा किया है, इनमें कोई कारोबार न शुरू कर पाएँ। अब वो एक नई कहानी है। अदालत इस मुकदमे में उसको कैसे जोड़ेगी और कैसे कहेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा और आपका झगड़ा चल रहा हो और मैं आपके मकान मालिक से कहूं कि भाई, ये वाला जो मकान है आप किसी और को किराए पे नहीं देंगे, आपने इनको तो बाहर निकाल दिया है, लेकिन आप अब किसी और को न दें, ये ज़रा ट्रिकी मामला है। इसलिए अब अमेज़ॉन की ये दलील कहाँ तक जाएगी, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन
फ्यूचर ग्रुप ने इस बीच 2 तारीख को रिलायंस को एक चिट्ठी लिखी थी, 2 मार्च को। उस चिट्ठी में पूछा था कि भैया ये किया क्या आपने हमारे साथ। और ये चिट्ठी भी कहीं पब्लिक डोमेन में तो है नहीं। ये चिट्ठी फ्यूचर ग्रुप ने अपने जो उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया है अदालत में नोटिस का, वहाँ उन्होंने लगाई है और वहीं से किसी पत्रकार ने खोज के निकाली है। कुछ हिस्सा वहाँ लगा है, कुछ हिस्सा नहीं लगा है। अब पूरी चिट्ठी कहाँ से उनको मिली पता नहीं है, लेकिन कोई इस बात का खंडन भी नहीं कर रहा है कि ये चिट्ठी है या नहीं है। तो माना यह जा रहा है कि चिट्ठी है, इसीलिए इसका साफ साफ खंडन नहीं हो रहा है। उस चिट्ठी का कुछ हिस्सा उस अदालत के अदालती जवाब में लिखा हुआ है। तो 2 तारीख को फ्यूचर ग्रुप ने पूछा कि भाई ये सब तो ठीक है कि आपने कब्जा कर लिया, पहला तो आपने ऐसा क्यों किया बिना हमें बताए। आपने हमारे साथ एक तरह से जो हमारा करार होना था उस हिसाब से चलना था। बात तो यही हुई थी ना कि हम काम चलाते रहेंगे, आप हमसे किराया बाद में ले लोगे। लेकिन रिलायंस का कहना है कि हमने ये इसीलिए किया कि अब इसके आगे ये अरेंजमेंट चलाना या कारोबार चलाना अब काबिले बर्दाश्त नहीं रह गया था। इसके आगे ना हमको पड़ता ना आपको पड़ता। आपके ऊपर भी कर्जा अगर इतना बढ़ जाता कि आप की सारी डील उसी में निकल जाती तो फ़ायदा क्या था। फ्यूचर ग्रुप ने यह भी पूछा उनसे कि भाई अब उस सौदे का क्या हो रहा है, और उस सौदे को तो होना था। तो उसका जवाब बहुत साफ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यूँ लिखा हुआ है कि हाँ ठीक है, वो सौदा जब होगा तब उसके टर्म्स होंगे, और इस वक्त जिस तेज़ी से परिस्थितियां बदल रही हैं उसके हिसाब से उस वक्त उस पर विचार होगा। ये बहुत साफ लफ्ज़ों में नहीं है, लेकिन इससे एक इस बात की महक भी आती है कि कहीं रिलायंस अब उस सौदे के बारे में ऐसा विचार तो नहीं कर रहा है कि अब उसकी ज़रूरत क्या रह गई है। ये बात भी कही नहीं गई है। अपनी तरफ से उन्होंने ये आश्वासन देने का प्रयास किया है चिट्ठी में कि वो हाँ ठीक है, वो सौदा जब वक्त आएगा तब उस पर बात करेंगे, क्योंकि अभी ये अदालत में मामला फंसा हुआ है। अगर अदालत कल को हरी झंडी दे देती है कि जाइए अपना सौदा करिए, क्योंकि यहाँ कुछ बचा नहीं है अमेज़ॉन के लिए, अमेज़ॉन से कहे भाई आप जो तुम झगड़ रहे थे जिस चीज़ के लिए, वो तो किस्सा ख़त्म हो गया। तो अब इसके बाद एक नई कहानी खुलेगी कि क्या रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप को जो पैसा देने वाला था, जिस बिज़नेस को ख़रीदने के लिए उसने करार किया था, जब वो बिज़नेस सामने बचा ही नहीं है, क्या अब भी वो अपना पुराना करार, अपनी पुरानी ज़ुबान पर कायम रहने वाला है या उसके विचार बदलने वाले हैं। लेकिन ये तब होगा जब पहले मामला अदालत के इस दौर को पार करेगा। यहाँ से क्या होता है, कहीं अमेज़ॉन के कहने पर अदालत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, रिलायंस रिटेल को नोटिस दे दिया कि भाई आप कारोबार फ़िलहाल बंद रखिए, इसको स्टे लगा दिया एक तरह से कहिए कारोबार खोलने पे। तो फिर कहानी में एक नया पेंच आ जाएगा, और अब जो अभी अमेज़ॉन का फ्यूचर के साथ मुकदमा चल रहा है वो दरअसल बदल जाएगा अमेज़ॉन और रिलायंस की लड़ाई में। जो कहा जा रहा है कि शुरुआत से ही ये मुद्दा किशोर बियानी और अमेज़ॉन के बीच में या जेफ बेजोस के बीच में नहीं था, ये जेफ बेजोस का मुकेश अंबानी पे निशाना था, किशोर बियानी के कंधे पे बंदूक रख के। अब वो कंधा बीच से खिसक जाएगा, और अगर अदालत इस मामले पे स्टे देती है तो अब ये सीधा मुकाबला होगा। लेकिन इसकी संभावना अभी कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि फिर वो एक नया किस्सा होगा, वो एक नया मुकदमा हो सकता है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।